स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज इकोलॉजी के अंदर कुछ एबायोटिक फैक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि एक साइंटिस्ट था ओडेम। उन्होंने दो तरीके के कंपोनेंट्स की बात की थी इकोसिस्टम के अंदर, एक तो एबायोटिक कंपोनेंट्स की और एक बायोटिक कंपोनेंट्स की, मतलब अजैविक घटक और जैविक घटक। क्लियर? तो हम लोग आज की क्लास के अंदर देखिए, जैविक घटक तो मैं पढ़ा चुका हूं, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा मेरा। आज की क्लास का थीम है कि कुछ मैं ऐसे इकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ाने जा रहा हूं जो अजैविक है ना। अजैविक कारक पढ़ाने जा रहा हूं। अजैविक कारक समझते हैं ना। अजैविक कारकों में कुछ कारक होते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट कारक है टेम्परेचर, है ना, जैसे कि लाइट, जैसे कि वाटर, जैसे कि सॉइल। ये कुछ इंपॉर्टेंट अजैविक कारक है जिनको मैं आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं। आज की क्लास में तो केवल एक ही फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी के फैक्टर्स भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज जो अजैविक कारक है या नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं, राइट, अजैविक कारक, उसमें मेरा थीम है दैट इज टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, तापमान। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो टेम्परेचर फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है ना। तापमान एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल फैक्टर है। इकोलॉजिकल फैक्टर है मतलब यदि इन सब फैक्टर्स में भी देखें तो टेम्परेचर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। तापमान पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के साथ बदलता रहता है, राइट। ये तो आप सभी जानते हैं कि तापमान जो होता है वो ऋतु परिवर्तन के साथ, है ना, मतलब सीजनल जो चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे सीजनल चेंजेस होते हैं तो पृथ्वी का तापमान भी क्या होता है, बदलता है। आप सब जानते हैं गर्मियों के दिनों के अंदर बहुत ज्यादा तापमान रहता है, ठीक है। सर्दियों के दिनों के अंदर आप देखें तो तापमान क्या हो जाता है, कम। तो जैसे कि सर्दी के ऋतु की बात करें तो तापमान क्या है, जैसे तापमान कम है। और यदि गर्मी की ऋतु की हम बात करें तो तापमान जो है वो क्या होता है, ज्यादा। आर यू गेटिंग नाउ? तापमान पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। साथ ही साथ याद रखना, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है। याद रखना, when you move from equator towards poles, इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, ऐसे याद रखो, इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स तापमान हमेशा कम होता है, डिक्रीज होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है। आप सब जानते हैं कि जो देश भूमध्य रेखा के पास में स्थित है वहां पर तापमान हमेशा ज्यादा रहता है, और ध्रुवीय प्रदेश जो है वहां पर तापमान हमेशा कम रहता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है, और प्लेन्स, मैदानी इलाकों से पहाड़ों की ओर जाने पर भी तापमान घटता है, राइट। मैदानी इलाकों से पहाड़ों की ओर जाने पर, दैट इज व्हेन वी मूव फ्रॉम प्लेन एरियाज टुवर्ड्स माउंटेन, when we move from
प्लेन एरियाज टुवर्ड्स माउंटेन तो तापमान घटता है। आप नॉर्थ इंडिया के अंदर जाएंगे तो पहाड़ी इलाका है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश वगैरह है, तो आप देख सकते हो कि वहां पर तापमान जो है वो क्या रहता है, कम रहता है। और हमारे देश के ही या विश्व भर के भी इलाके देखें, जो मैदानी इलाके हैं, तो वहां पर तापमान ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा इतना ही नहीं, ध्रुवों पर तापमान शून्य से नीचे रहता है ना, सब जीरो कहते हैं उसको, सब जीरो क्या कहोगे, अब शून्य, ठीक है ना, शून्य से नीचे, सब जीरो का मतलब होता है शून्य से नीचे। ध्रुवों पर, यदि आप ध्रुवों पर जाएंगे तो तापमान शून्य से क्या रहता है, नीचे रहता है, शून्य से नीचे। आप यदि मान लीजिए अपने देश के अंदर लद्दाख की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना, तो ध्रुवीय इलाकों के अंदर शून्य से भी नीचे क्या रहता है, तापमान रहता है सर्दियों के दिनों। भारत की बात नहीं, कई सारे ऐसे ध्रुवीय इलाके हैं जहां पर तापमान शून्य से हमेशा ही नीचे रहता है, राइट। अब यदि हम मरुस्थलों में देखें, है ना, मरुस्थलों डेजर्ट्स में, मरुस्थलों में गर्मी के दिनों में यह तापमान मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। यदि मरुस्थलों में गर्मी के दिनों में यदि देखें तो यह तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। आप सहारा के डेजर्ट्स वगैरह देख लीजिए तो वहां पर तापमान बहुत ऊंचा रहता है, 50 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और यदि डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ध्यान देना, डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स मतलब गहरी उष्ण, राइट, गहरी उष्ण जलीय निकासी, जो समुद्र में जो डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, क्या कहा मैंने, गहरी उष्ण जलीय निकासी व हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म जल के झरनों में, गर्म जल के झरने, वापस से बोल रहा हूं, डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स समुद्र के नीचे गहरी उष्ण जलीय निकासियां व हॉट स्प्रिंग्स गर्म जल के जो झरने होते हैं, राइट, वहां पर तापमान जो है बेटा वो रहता है, तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के करीब, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर पर। यदि आपने हॉट स्प्रिंग्स कभी देखा है, आप भारत के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर जाइए तो नॉर्थ इंडिया के अंदर शिमला, कुल्लू मनाली वगैरह देखेंगे आप, तो वहां पर एक जगह पर तो बर्फ के पहाड़ है और दूसरी जगह पर जमीन के नीचे से खौलता हुआ पानी निकल रहा है, राइट। वहां पर कई लोग सोचते हैं कि ये देवीय शक्ति है, लेकिन वो बात अलग है, वो देवीय शक्ति नहीं। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, जमीन के नीचे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं जिससे गर्म पानी के झरने निकलते हैं, है ना। भारत में तो लोगों की इतनी आस्था है कि वहां पर देवीय मंदिर बने हुए हैं और उसको चमत्कार मानते हैं। ठीक है, लोग चावल की पोटली, कच्चे चावल ले जाते हैं और वो जमीन से खोलता हुआ जो पानी निकलता है उसके अंदर कुछ देर चावल को रख देते हैं, चावल स्टीम होके और तैयार है, रेडी टू ईट, आर यू गेटिंग। तो वहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो ये सब बातें बताने के पीछे क्या लॉजिक है, ये सब बातें बताने के पीछे लॉजिक है कि पृथ्वी के ऊपर तापमान जो है वो हर जगह पर एक जैसा नहीं है, अलग अलग स्थानों पर तापमान अलग अलग है। और ये जो तापमान होता है वो ऋतुओं के साथ में भी, तापमान ऋतुओं के साथ में भी बदलता रहता है। ठीक है, अब ये जो तापमान है वो किस तरीके से जीवों को प्रभावित करेगा वो आप देखिए, किस तरीके से जीवों को प्रभावित करता है वो भी हमको सीखना होगा। ये तो आपने देखा कि तापमान जो है वो किस तरीके से जीवों को अब प्रभावित करता है, वो अपने को देखना है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि आम के पौधे या आम के जो पादप होते हैं
आम के पादप, एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा अपनी बात को कि आम के पेड़ जर्मनी व कनाडा में नहीं होते, मतलब वहां पर इनकी ग्रोथ ही नहीं हो सकती आम की। आम के पेड़ जर्मनी व कनाडा में नहीं होते या नहीं हो सकते, ठीक है। स्नो लेपर्ड्स केरला में नहीं मिल सकते। आप समझ पा रहे हो, आम के पेड़ जर्मनी और कनाडा में नहीं मिलते हैं, भारत में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो आम की वृद्धि के लिए, वृद्धि व विकास के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है। भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, वो इस आम के पेड़ के लिए जो आवश्यक तापमान चाहिए उसके लिए अनुकूल है। लेकिन वहां पर जर्मनी और कनाडा में ठंड पड़ती है तो वहां पर आम के पेड़ नहीं होते। मेरा एक मित्र है, मुझे अभी तक ध्यान है, वो कनाडा के अंदर रहता है, तो गर्मी के दिनों के अंदर जब अपने यहाँ पर गर्मी होती है तो वो विक्रम सिंह मुझे ये कहता है कि मुझे वो हमेशा ही गर्मी के दिनों के अंदर ये याद दिलाने के लिए हमेशा कहता है कि यार तुम आम के मजे लो, हम ठंड के मजे लेते हैं। क्या कहता है वो? तुम आम के मजे लो, हम ठंड के मजे लेते हैं। मतलब उसके कहने का मतलब है कि यार तुम्हारे तो वहां पर गर्मी पड़ रही है और हमारे यहाँ पर ठंड पड़ रही है, तुम्हारे वहां पर तो खूब सारे आम आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर ठंड पड़ रही है। आप समझ पा रहे हो? तो हमेशा मुझे कहता है तुम आम के मजे लो, हम ठंड के मजे लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि तापमान के कारण देखो कितना फर्क पड़ता है। स्नो लेपर्ड्स केरला में नहीं मिल सकते। अब आप सब जानते हो कि केरला जो है वो गर्म इलाका है, ठीक है। अब आप सोचो कि वहां पर ध्रुवीय प्रदेशों में मिलने वाले जो स्नो लेपर्ड्स वगैरह है वो वहां पर मिल जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहला पॉइंट कि तापमान ध्यान से सुनना, तापमान किसको प्रभावित करता है? जीवों की वृद्धि व विकास को प्रभावित करता है। क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? क्या कहा मैंने कि टेम्परेचर इफेक्ट्स, कहने का मतलब ये कि टेम्परेचर अफेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ organisms. Temperature affects growth and development of organisms. दूसरा पॉइंट, तापमान जीवों की उपापचयी क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। क्या कहा मैंने? तापमान जीवों की उपापचय क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। मतलब टेम्परेचर अफेक्ट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये तापमान जीवों की उपापचय क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। क्या कहा मैंने? तापमान जीवों की उपापचयी क्रियाओं को भी ये प्रभावित करेगा। ये किसको अफेक्ट करेगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी प्रभावित। तापमान जीवों की उपापचयी क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। कैसे? तो एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तापमान, राइट, जैसे कि सभी उपापचयी क्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में चलती है। एंजाइम की उपस्थिति में चलती है, जो तापमान के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। तापमान के प्रति काफी क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। क्योंकि याद रखना, जब हम लोग क्लास में एंजाइम पढ़ाते हैं तो हमेशा कहते हैं
कि एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पर ही काम करते हैं। तो सोचो कि यदि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए या तापमान बहुत कम हो जाए, या तो तापमान बहुत अधिक बढ़ जाए या तापमान कम हो जाए, बताओ दोनों ही केसेस के अंदर उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होगी कि नहीं होगी। मैंने क्या कहा है, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एंजाइम होते हैं। आपको मालूम है एंजाइम क्या करते हैं, दे बूस्ट अप द रेट ऑफ रिएक्शन। कई सारी अभिक्रियाओं के लिए ये क्या कर देते हैं, बूस्ट अप कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। लेकिन सोचो जब तापमान कम हो जाए, हमेशा एक पर्टिकुलर परास पर ही एंजाइम काम करते हैं, पर्टिकुलर पीएच परास पर ही काम करते, पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। लेकिन सोचो जरा कि यदि तापमान बहुत कम हो जाए या तापमान क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, दोनों ही परिस्थितियों के अंदर उपापचयी क्रियाएं जीवों की प्रभावित होगी। तो देखो पहले तापमान ने जीवों की वृद्धि व विकास को प्रभावित किया। तापमान जीवों की उपापचयी क्रियाओं को भी क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। अब जरा देखो तीसरा पॉइंट बहुत खास है। तापमान जीवों के ज्योग्राफिकल वितरण बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रभावित करता है। आर यू गेटिंग? क्या कहा मैंने? तापमान जीवों के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा, है ना। याद रखो, एक स्टार बना के पॉइंट लिख रहा हूं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई जीवों का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है या बदल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? तापमान जीवों के ज्योग्राफिकल वितरण को बहुत प्रभावित करता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई जीवों का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है या बदल जाएगा। वैसे भी आप लोग देखो, आपने देखा होगा कि जीवों का वितरण यदि आप देखोगे, आपने विश्व यदि नहीं देखा है तो यदि भारत की भी बात करो तो तापमान जीवों के डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत प्रभावित करता है। क्यों ऐसा होता है कि राजस्थान के अंदर ही ऊंट मिलते हैं? क्यों ऐसा होता है कि आप शिमला, कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश वगैरह जाओगे तो ही वहां पर याक मिलता है? क्यों ऐसा होता है कि हिमालयन रीजन्स वगैरह के अंदर ही पोलार बियर वगैरह, ठंडे इलाकों के अंदर वो ध्रुवीय भालू वगैरह वो मिलते हैं? क्यों ऐसा होता है कि राइनोसिरोस वगैरह, गेंडे वगैरह जो है वो असम वगैरह के अंदर उधर ही मिलते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हाथी वगैरह साउथ इंडिया के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं? उसका कारण है कि तापमान जीवों के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत बहुत प्रभावित करता है। और पिछले कुछ सालों के अंदर जब से ग्लोबल वार्मिंग हुई है ना, आज की तारीख के अंदर सबसे ज्वलंत यदि कोई जलवायु मुद्दा है पूरे विश्व भर के अंदर तो वो क्या सा है, ग्लोबल वार्मिंग है। और उस ग्लोबल वार्मिंग के कारण जीवों का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। आप राजस्थान के अंदर जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो इंदिरा गांधी नहर के आसपास का इलाका यदि देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ है, ये रेगिस्तान कहाँ है, वहां पर तो हरियाली हो रही है। आप अभी बारिश के दिनों के अंदर जैसलमेर में देखोगे तो भरपूर बारिश हो रही है। आर यू गेटिंग? तो कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जीवों का जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा। कुछ और चीजें पढ़ते हैं कि किस प्रकार से तापमान और भी जीवों की चेंज करेगा, है ना। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार तापमान फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है, किस प्रकार तापमान फ्लावरिंग को अफेक्ट करेगा, है ना। तो तापमान का पुष्पन पर प्रभाव, नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, तापमान का पुष्पन पर प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तापमान का पुष्पन पर प्रभाव, राइट, that is the impact of temperature on flowering,
आपने कभी वर्नेलाइजेशन का नाम सुना होगा, बसंतीकरण का, है ना, बसंतीकरण। तो देखो, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर का मतलब क्या, 0 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट गिवन टू प्लांट्स इनिशिएट फ्लावरिंग, इनिशिएट फ्लावरिंग, है ना। पादपों को कम तापमान, पादपों में कम तापमान उपचार, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस, पादपों में कम तापमान उपचार पुष्पन को प्रेरित करता है। जानते हो बच्चों इसे क्या कहते हैं? इसे वसंतीकरण कहते हैं, वसंतीकरण कहते हैं। आपने सुना होगा दिस लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट विच इम्पैक्ट्स या विच इनिशिएट्स फ्लावरिंग, इसको अंग्रेजी नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वर्नेलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं भाई? वर्नेलाइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्नेलाइजेशन कहते हैं। तो आपने क्या क्या सीखा कि भाई तापमान उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है, तापमान वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, तापमान का पुष्पन पर भी प्रभाव होता है, तापमान जीवों के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखो, तापमान मापने का यंत्र, है ना, तापमान मापने का यंत्र। तो क्या करते हैं हम? थर्मोमीटर, सब जानते हो। तापमान मापने का यंत्र जो है वो कौन सा होता है? थर्मोमीटर, ठीक है। और गहरे पानी के तापमान को मापने का यंत्र, तो वो क्या? थर्मिस्टर, उसको क्या बोलते हैं? थर्मिस्टर। तापमान मापने का यंत्र तो क्या? थर्मोमीटर। और गहरे पानी के तापमान को मापने का यंत्र थर्मिस्टर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, थर्मल टॉलरेंस, सहिष्णुता। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहिष्णुता। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है थर्मल टॉलरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्मल टॉलरेंस। यहां पर मैंने टॉपिक डाला थर्मल टॉलरेंस। थर्मल टॉलरेंस का मतलब होता है कि तापमान सहिष्णुता। थर्मल टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है किसी चीज को सहन करना। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहन करना, थर्मल टॉलरेंस। तो इस तापमान सहिष्णुता के आधार पर जीवों को 2 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। जीवों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में। एक तो होता है पृथु तापी और एक होते हैं तनु तापी। ये तो खैर हिंदी नाम है, लेकिन ज्यादा जो पॉपुलर नाम है वो क्या है? इंग्लिश नाम ज्यादा पॉपुलर है इनके लिए। एक को बोलते हैं यूरीथर्मल्स और एक को बोलते हैं दैट इज स्टीनोथर्मल्स, है ना। आपको दोनों ही चीजें मैं हिंदी इंग्लिश सभी में समझाता हूँ। यूरीथर्मल का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने लिखता हूँ मानव, ठीक है, ह्यूमंस। और यदि मैं तनुतापी का उदाहरण लिखूं आपके सामने, तो जैसे घोंगे, घोंगे का मतलब समझो स्नेल, या फिर कोरल्स है, कोरल्स सिलेंट्रेटा संघ के अंदर आते हैं कोरल्स, और फिशेस, मछलियां, ये सब तनुतापी होती है। और ये क्या? पृथुतापी। पृथुतापी का मतलब क्या होता है? यूरोथर्मल्स का मतलब क्या होता है? दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यह तापमान के विस्तृत परिसर को सहन कर सकते हैं। मतलब समझते हो? अर्थात यह तापमान के
उतार चढ़ाव, तापमान के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं, है ना। दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये कम तापमान हो रहा है या अधिक तापमान हो रहा है, तो ये जो तापमान का विस्तृत परिसर है, वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस, उसको क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये तापमान के विस्तृत परिसर को सहन कर सकते हैं, अर्थात ये तापमान के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है सबसे बढ़िया, दैट इज पृथुतापी का मानव। और यदि तनुतापी की बात करें, they can tolerate narrow range of temperature, ये जीव तापमान के कम परिसर, मतलब उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं, है ना। देखिए टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये तापमान के कम परास को सहन कर सकते हैं, जैसे कोरल्स हुए, कोरल समझते हो ना, सेलेंट्रेटा वगैरह सन के प्राणी हैं, घोंगे हुए, स्नेल्स हुए, फिशेस हुए, ये सब क्या हो गए, तनुतापी। ये ज्यादा तापमान के उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर सकते, दे कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो दो जीव तापमान सहिष्णुता के आधार पर जीव पृथुतापी या तनुतापी हो सकते हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि कुछ जीव तापमान परिवर्तन के कारण क्या दर्शाते हैं जानते हो, तापमान परिवर्तन के कारण माइग्रेशन प्रवासन दर्शाते हैं। कई जीव तो तापमान परिवर्तन के कारण माइग्रेशन दर्शाते हैं। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आप दिल्ली के अंदर रहते हो और दिल्ली के अंदर जबरदस्त गर्मी पड़ती है गर्मियों के दिनों के अंदर, तो आप दिल्ली से शिमला घूमने जाते हो नहीं जाते हो, ये एक तरीके से अल्पकाल के लिए माइग्रेशन हुआ। वैसे ही कई सारे पक्षी वो इस तापमान परास और इस तापमान की जो दिक्कतें हैं उनसे बचने के लिए मोर होस्टाइल रीजन्स के अंदर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। आगे चलकर माइग्रेशन को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने एक अजैविक कारक पढ़ा और उस अजैविक कारक का नाम क्या था, तापमान था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये ऑर्गेनिज्म के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। मैं आने वाले दिनों के अंदर जो बाकी के जो 3 फैक्टर्स हैं, जैसे कि लाइट हुआ, वाटर हुआ, सॉइल हुआ, इनको भी मैं जरूर डिस्कस करूंगा। और याद रखना ये टेम्परेचर और ये जो फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट तो है ये, और अपने आप में मैं हरदम कह रहा हूँ कि इकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंडिया के हर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो आपको शुरू से लेकर बिगिनिंग तक हम सीक्वेंस के अंदर वीडियोस बनाएंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अलविदा, जल्द मिलेंगे, जय हिंद।